आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। एक मिसाइल, 2 मौत और 32 देशों में हंगामा मच गया। इस हंगामे की कहानी एक मिसाइल अटैक से शुरू हुई थी। 15 नवंबर की शाम पोलैंड के एक गांव में मिसाइल से हमला हुआ। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल रूस ने दागी थी। अगर ये दावा सही साबित हुआ तो ये पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। पोलैंड नेटो का सदस्य देश है। नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के अनुसार एक सदस्य देश पर हमले को पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। ऐसी स्थिति में पूरा नेटो संबंधित देश की तरफ से लड़ता है। ये हमला रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हुआ है। अगर पोलैंड पर हमले के मामले में रूस की भूमिका पाई जाती है तो नेटो के 30 देश मिलकर रूस पर हमला कर सकते हैं। ये एक संभावना है। ऐसा होगा या नहीं, ये पूरी तरह से आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। फिलहाल हम जान लेते हैं पोलैंड पर मिसाइल अटैक की पूरी कहानी क्या है, हमले के बाद नेटो के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 चर्चा में क्यों है और रूस पर नेटो के हमले की आशंका में कितना दम है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक नेह निमंत्रण। महफिलों का दौर वापस लौट रहा है और साथ में लौट आया है लल्लन टॉप अड्डा भी। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे पर क्या क्या मिलेगा? सितारों संग सत्संग मिलेगी, लाइव लल्लन टॉप क्विज खेलने को मिलेगी, सही जवाब देने पर मिलेंगे बढ़िया बढ़िया इनाम भी। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तारीखों पर लाल गोले का निशान बनाना बिल्कुल ना भूलें, आपका इंतजार रहेगा। और इसी के साथ होती है सूचना समाप्त और शो को हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम पोलैंड पर हुए हमले की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। रूस के पश्चिम में बेलारूस और यूक्रेन है। बेलारूस और यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ है पोलैंड। जहां से यूक्रेन की सीमा खत्म होती है वहां से 4 मील अंदर पोलैंड में प्रिसेवोडाव नाम का एक गांव पड़ता है। आज से पहले तक इस गांव में बहुत कम लोगों को दिलचस्पी थी, लेकिन 15 नवंबर को हुए हमले के बाद ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। हलचल का आलम समझना हो तो कुछ यूं समझिए। मिसाइल हमले के तुरंत बाद पोलैंड ने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी आपातकालीन बैठक बुला ली। पोलैंड ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश भी दे दिया। G7 के सभी नेता बाली में G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। हमले का असर वहां पर भी दिखाई दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 और नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय हमले की खबर आई उस समय बाइडेन सो चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें आधी रात को जगाया गया। रात में ही उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री आंद्रेज डुडा को फोन मिलाया। बाइडेन ने आश्वासन दिया कि उनका देश पोलैंड के साथ खड़ा रहेगा। अगली अपडेट आई ब्रुसेल्स से। ब्रुसेल्स में नेटो का मुख्यालय है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में आगे की स्थिति पर चर्चा हुई। पोलैंड पर हमले के बाद से नेटो के आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 को लागू करने पर बहस हो रही है। ये नेटो का रिस्पॉन्स सिस्टम है। इन्हें सदस्य देशों पर खतरा पैदा होने की स्थिति में लागू किया जाता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि इन दोनों आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें दर्ज हैं। इसे समझने के लिए हमें नेटो का इतिहास समझना पड़ेगा। तो ये उस दौर की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनकर उभरे। अमेरिका तो पूंजीवादी था, लेकिन सोवियत संघ की अलग विचारधारा चल रही थी। उसने अपने आस पड़ोस में कम्युनिज्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। इससे अमेरिका, यूरोप के उसके सहयोगी देशों को खतरा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि सोवियत संघ आगे चलकर उन्हें निशाना बना सकता है, कि सोवियत आगे चलकर उन पर हमला कर सकता है। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करना चाहता था। सोवियत संघ की विस्तारवादी नीतियों के कारण पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए और इसी डर के चलते अप्रैल 1949 में 12 देश साथ आए और उन्होंने एक संगठन बनाया। नाम रखा नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
मकसद था यूरोप में शांति कायम करना, सभी मेंबर देशों के साथ परस्पर सहयोग बनाए रखना और उनकी आजादी की रक्षा करना। वक्त बीतने के साथ नेटो में और भी देश जुड़ते चले गए। साल 1999 में पोलैंड भी इसमें शामिल हो गया। पोलैंड अब अलग थलग नहीं पड़ा हुआ था, अब उसके साथ दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री अलायंस थी। पोलैंड की छवि दुनिया के शांतिप्रिय देशों में से एक रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी वो हमेशा शांति वार्ता की बात करता रहा है। अब दोनों आर्टिकल्स के बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 4 की बात पहले करेंगे। नेटो चार्टर के आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब भी किसी सदस्य देश को ये लगे कि उसकी या किसी भी सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता या सुरक्षा को किसी भी प्रकार का खतरा है, तो वो एक साथ उस मसले पर चर्चा करेंगे। इससे नेटो देशों के बीच आगे की स्थिति और सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। इससे उस मसले को अच्छे ढंग से समझने में मदद मिलेगी। ये स्टेप इसलिए भी जरूरी है ताकि मसले को पहले बातचीत से समझकर सैन्य संघर्ष की संभावनाओं को कम किया जा सके। इस तरह की चर्चाओं का प्राथमिक मंच नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल यानी NAC है, जो नेटो की राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्था है। 1949 में नेटो की स्थापना के बाद से आर्टिकल 4 को कुल 7 बार लागू किया जा चुका है। उदाहरण के लिए तुर्की ने इसका इस्तेमाल 2015 में किया था, जब सीरिया की सीमा के पास एक आत्मघाती बम विस्फोट में 30 लोग मारे गए थे। उस समय तुर्की सरकार ने कहा था कि वो अपने नेटो सहयोगियों को उन उपायों के बारे में बताना चाहता है जो वो हमले के जवाब में उठा रहे हैं। आर्टिकल 4 के इस्तेमाल के बाद मीटिंग बैठाई गई। उसके बाद NAC ने बयान जारी किया और कहा कि नेटो तुर्की के खिलाफ आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करता है। हालांकि आगे इस मसले पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेटो के आर्टिकल 4 को आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि इसमें बातचीत होती है। इस आर्टिकल के इस्तेमाल के बाद सभी मेंबर देशों को एक्शन लेना लाजमी नहीं होता है। अगर मीटिंग में ये बात तय हो जाए तभी एक्शन लिया जाता है। अब आर्टिकल 5 के बारे में भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 5 में साझा सुरक्षा की बात लिखी हुई है। आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी नेटो सदस्य देश पर सैन्य हमला होता है तो उसे सभी नेटो देशों पर हमला माना जाएगा। ऐसे हालात में नेटो के हर सदस्य देश को इलाके की सुरक्षा बहाल करने के लिए सैन्य कार्रवाई और दूसरे जरूरी उपाय करने होंगे। इसका इस्तेमाल केवल एक बार किया गया है, जब 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका के नेतृत्व में नेटो सेनाओं को अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। अब सवाल ये उठता है, क्या इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल पोलैंड करेगा? इसकी संभावना कम नजर आती है। जानकारों का कहना है कि हो सकता है ये मिसाइल गलती से दाग दी गई हो या किसी तकनीकी समस्या की वजह से पोलैंड की सीमा में आ गिरी हो। इसके साथ जानकार इस बात की भी संभावना जताते हैं कि पिछले कुछ समय से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काफी एक्टिव चल रहा है, क्योंकि रूस ताबड़तोड़ मिसाइलें यूक्रेन पर दाग रहा था। ऐसे में ये संभव है कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने रूसी मिसाइल्स को निशाना बनाया हो और वो पोलैंड की सीमा के भीतर जा गिरी हो। अगर ये बात निकलती है तो पोलैंड के इन आर्टिकल्स के इस्तेमाल की संभावना कम हो जाएगी। ये तो रही नेटो और पोलैंड की बात। अब हालिया घटनाक्रम के बारे में भी जान लेते हैं। पोलैंड के समय के अनुसार 15 नवंबर की शाम 3:40 पर प्रिसेवोडाव गांव में 2 मिसाइल आकर टकराई। पोलैंड की स्थानीय मीडिया के अनुसार मिसाइल उस जगह आकर गिरी जहां अनाज सुखाया जा रहा था। मिसाइल टकराते ही धमाका हुआ और इस धमाके में 2 लोग मारे गए। धमाके के बाद आनन फानन में दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने विस्फोट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सनद रहे कि पोलैंड से मिसाइल उस वक्त टकराई है जब रूस यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल हमला कर रहा था। इसी के चलते ये बात आई कि पोलैंड से टकराने वाली ये मिसाइल रूसी है। पोलैंड में मिसाइल हमले की बात जब मीडिया में रिपोर्ट हुई तो प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। दुनिया के कई बड़े नेताओं की तरफ से बयान सामने आए। घटना के तुरंत बाद पोलैंड के विदेश मंत्री ज़बिग्नेव राउ ने रूस के राजदूत को तलब किया। उन्होंने रूस से पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने अंदेशा जताया है कि ये मिसाइल रूसी है, लेकिन अभी इसकी जांच चल रही है तो हम खुलकर कुछ नहीं कह सकते। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कहा कि अभी ये ठीक नहीं पता है कि किसने मिसाइल दागी है। इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन चल रहा है। जैसे ही पोलैंड पर मिसाइल अटैक की खबर बाली तक पहुंची तो G20 सम्मेलन में भी इसका असर दिखाई दिया। जो मुद्दे तय किए गए थे वो फीके पड़ते दिखाई दिए। चर्चा पोलैंड पर केंद्रित होने लगी। वहीं से G7 नेताओं ने इस मसले पर बातचीत करने के बाद एक साझा बयान जारी किया। इसमें कहा गया, हमने पोलैंड में हुए धमाके पर चर्चा की है। हम पोलैंड को इसकी जांच में पूरा सहयोग करने का प्रस्ताव दे रहे हैं। हम अगले कदम के लिए पोलैंड के साथ नजदीकी संपर्क में रहेंगे। इस मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बयान सामने आया। वो बोले, मैं तब तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक हम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेते। उन्होंने कहा कि इस बात की कम संभावना है कि ये मिसाइल रूस ने दागी हो।
अगर इस बात की पुष्टि होती है कि ये मिसाइल रूस ने चलाई है तो ये पहली बार होगा जब किसी नेटो सदस्य देश में रूसी मिसाइल गिरी हो। पोलैंड पर रूसी हमले के तरह एक बात और है जो सुर्खियां बना रही है, वो ये कि जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल से हमला किया तो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल को डैमेज कर दिया होगा और वो मिसाइल सही जगह ना गिरकर पोलैंड की सीमा में गिर गई हो। यूक्रेन की वायुसेना की तरफ से कहा गया कि 15 नवंबर को रूस की तरफ से 70 मिसाइलें हमारी सीमा की तरफ दागी गई थी, जिनको हमने नष्ट कर दिया था। उनमें से नष्ट हुई एक मिसाइल का टुकड़ा कीव की एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले पर रूस ने क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। रूस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक लिखित बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि पोलिश अधिकारी और मीडिया आउटलेट्स में रूसी मिसाइलों के हमले की खबर जानबूझकर उत्तेजना फैलाने के लिए गढ़ी जा रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैसा कि हमने शुरू में बताया कि पोलैंड नेटो का सदस्य है। नेटो के सदस्य होने से उसे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का समर्थन हासिल है। मिसाइल के हमले की खबर आते ही नेटो में भी इसकी चर्चा हुई। नेटो के एक सैन्य अधिकारी ने CNN को बताया कि जब वो मिसाइलें पोलैंड की हवाई सीमा के ऊपर उड़ रही थी उस समय नेटो के एयरक्राफ्ट ने उसे ट्रैक किया था। हालांकि उस सैन्य अधिकारी ने भी इसकी जानकारी नहीं दी कि ये मिसाइल किसने दागी थी। G20 मीटिंग के दौरान भी नेटो सदस्यों ने सुबह सुबह मीटिंग की और कहा कि हम पोलैंड में जांच का पूरा समर्थन करते हैं। पोलैंड में मिसाइल किसने दागी या किसी से गलती से दागी गई, इन सब का पता जांच के बाद ही चल पाएगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही दोस्तों। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। द लल्लन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी हैं। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा, तो देर किस बात की। डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।